चाहता हूँ कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह हम आदमी व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कह रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्की कुमार। जिस व्यक्ति को आपने अभी देखा वो कोई मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं है, बल्कि वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है। आज भी इस देश में करोड़ों लोग ये सपना देखते हैं कि उनका बेटा या बेटी आईएएस या आईपीएस बन जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन देखिए, एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी की क्या स्थिति बना दी गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जिन्हें जबरन रिटायर्ड किया गया था, उनको आधी रात लगभग 2 बजे ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया गया था। आम भाषा में कहें तो उन्हें ट्रेन से उठा लिया गया। उनकी पत्नी भी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रही है, यानी दोनों पति पत्नी आईपीएस अधिकारी रहे हैं। लेकिन फिर भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि बात समझ में आ गई, आपने बता दिया कि एक आईपीएस अधिकारी है, उनकी पत्नी आईएएस आईपीएस अधिकारी है, रिटायर्ड है, लेकिन उनको आखिरकार किस मामले में उठाया गया है? मामला क्या है? किस जगह पर वो कौन सी बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे? देश को तोड़ने की साजिश थी? कहीं पर उनके तार विदेश ताकतों के साथ में मिले हुए थे? क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से उनको उठा लिया गया? वजह बताऊंगा आपको, गौर से सुनिए। 1999 26 साल पुराना एक केस है और उस केस के सिलसिले में इनको उठा लिया गया। जब इनको उठा करके देवरिया के अंदर लाया गया, शाहजहांपुर से रात को 2 बजे मंगलवार को इनको उठा लिया गया ट्रेन से। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब ये ट्रेन से जा रहे थे तो भैया ऐसी क्या आफत आ रही थी जो यात्रा में उठा लिया गया? ये लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त की जरा आप ये तस्वीर देखिए, जब देवरिया के अंदर इनको लाया गया, इतनी पुलिस और इस तरीके से सरकारी पहरा लगा दिया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड या आतंकवादी हो। पीछे और पीछे रखो ना, इसको पीछे रखो, इसको पीछे कर लो। सर कुछ कहेंगे क्या? सर कुछ कहेंगे क्या? क्या कराई जा सकती है? श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, योगी आदित्यनाथ मुझे मरवा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब जरा सोचिए कि क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हैं। और योगी आदित्यनाथ साहब वो कहते हैं कि देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ना ऊपर कोई, ना नीचे कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई। इस तरह की दुहाई उनके बारे में दी जाती है। लेकिन आप बताइए कि एक आईपीएस अफसर के साथ में इस तरीके से जो हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे ठूसा जा रहा है उनको। और जो वो बात कहना चाहता है, केवल चंद सेकंड की, 10-20 सेकंड के लिए वो बोलना चाह रहा है। साथियों, मुझे अपनी जान का खतरा है। और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरा जान भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह हम आदमी व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कह रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। 10-20 सेकंड के लिए वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है। अब ये जो आईपीएस अधिकारी है अमिताभ ठाकुर, इनका इतिहास मैं बताऊंगा, इनकी हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको, आप चौंक जाएंगे। ये ऐसे आदमी रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव से सीधे टक्कर ले रहे थे। यानी उस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा 2 ही पार्टी थी, और उस वक्त में जो ये सीधा उनसे टक्कर ले रहे थे, सीधा। और इतने दिलेर और इस तरीके के बेबाक अधिकारी थे कि मुलायम सिंह यादव ने फोन कर दिया था इनको, कोई होगा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ किया होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। इनका मामला मैं आपको आगे बताऊंगा, किस मामले में इनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया है। तो मुलायम सिंह यादव वो इनको फोन करते हैं और ये मामला है 10 जुलाई 2015 का। सुनिए जरा एक किस्सा, बस केवल इनकी निष्पक्षता के बारे में बता रहा हूं, फिर आज के किस्से पर आएंगे। 10 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह यादव इनको फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि भाई अमिताभ ठाकुर सुधर जाओ,
ये कहा, और ये उस वक्त की आप खबरों की हेडलाइन भी देख लीजिए। उस वक्त में खबर खूब वायरल हुई, इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने खुद को रिकॉर्डिंग करके, फोन रिकॉर्ड करके और मीडिया में सर्कुलेट कर दी कि मुलायम सिंह यादव ने मुझे धमकी दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव के पिता, और उस वक्त में अखिलेश यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव यानी, और उस वक्त में ये आदमी, ये शख्स जब अपने पद पे थे, इन्होंने वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया और उसके बाद में 24 सितंबर 2015 को, 10 जुलाई 2015 को फोन आया इनके पास, और उसके बाद में 2 महीने के बाद इन्होंने जाकर के FIR दर्ज करा दी कि मुलायम सिंह यादव मुझे धमकी दे रहे हैं। इसी तरह के इतिहास वाले अफसर रहे हैं कि कभी भी किसी के खिलाफ भी बोलना हो, किसी से टकराना हो, तो आदमी कौन है, सामने पार्टी कौन है, वो कितना ताकतवर है, ये बात नहीं देखते। बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारे लोग इनसे परिचित भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत गुमनाम आदमी है। इनकी पत्नी है नूतन ठाकुर। सबसे बड़ी बात आप देखिए सरकार सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इनका और इनकी पत्नी का जो ट्विटर अकाउंट है सस्पेंड कर दिया गया है, यानी जहां ये बोल सकते हैं मीडिया में, मैं आज इनकी खबर बता रहा हूं, कल नहीं बताऊंगा, कल और किसी खबर पर बात करेंगे, परसों और किसी खबर पर बात करेंगे, लेकिन इनके पास जो इनका पर्सनल एक ट्विटर अकाउंट था, इनकी पत्नी का था। बताइए आप, मतलब कोई केस है, उस केस के अंदर इनके ट्विटर अकाउंट का कोई संबंध नहीं है। इसको आप लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं। आप जरा किस्सा सुन लीजिए, किस केस में इनको उठा लिया गया है। एक मामला है 1999 का, तारीख बता देता हूं आपको, 26 साल पहले का यह मामला है। और ये उस वक्त में देवरिया के एसपी थे और इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए और उसके बाद में उस प्लॉट को बेच दिया और जो मुनाफा आया उस मुनाफे को रख लिया। अब जरा आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि ऐसा तो है नहीं। इनके ऊपर जो आरोप है वो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने किसी प्रधानमंत्री का या फिर किसी पूर्व मुख्यमंत्री का प्लॉट कब्जा कर लिया हो। देवरिया के ये एसपी थे, उस वक्त में किसी प्लॉट को खरीदा। प्लॉट को जब खरीदा गया तो ये कहा गया कि उसमें इनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपना नाम नूतन देवी बताया, पति का नाम जो है वो भी चेंज करके कुछ और बताया और उसके बाद में उसको खरीद लिया और उसके बाद उसको बेच दिया। बेच के जो मुनाफा हुआ वो मुनाफा अपने पास रख लिया। इनकी पत्नी कह रही है कि ये मामूली सा सिविल केस था, वो भी 26 साल पुराना है। उसको गड्ढा खोद करके निकाला गया और उस सिविल केस को अब क्रिमिनल केस बना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो प्लॉट था वो किसका था, इसमें शिकायतकर्ता कौन है? तो शिकायतकर्ता कोई देवरिया का आदमी नहीं है, शिकायतकर्ता लखनऊ का है, लखनऊ के ताल कटोरा का है। सुनिए जरा ये केस क्या है, वो अपने आप में सरकार की तासीर बताती है कि सरकार किस मिजाज के साथ में काम कर रही है। लखनऊ ताल कटोरा का ये शख्स है जिसका नाम है संजय शर्मा, वो है शिकायतकर्ता। उनकी शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और सरकार किस स्पीड से काम कर रही है। सितंबर 2025 में केस दर्ज हुआ और उसके बाद में एसआईटी बना दी गई। एसआईटी बनाने का मतलब कई सारे केस में तो ये होता है कि एसआईटी बना दी, कोई कमेटी बना दी तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं था। इनके मामले में एसआईटी बनाई गई, सितंबर 2025 में केस दर्ज किया गया और उसके बाद में एसआईटी के 3 महीने जांच की गई। कितनी फुर्ती से जांच हो रही है, 3 महीने से जांच, और एसआईटी वो कह रही है कि हमारे पास में पर्याप्त सबूत है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और इस आधार पर जो है इनको गिरफ्तार किया गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई प्लॉट होगा, हालांकि उसमें कितने रुपए का या कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है ये सामने नहीं आया है। कोई प्लॉट होगा, कितने रुपए का होगा, 10-20 लाख का होगा। चलिए मान लेते हैं कि लाख का कोई प्लॉट उस वक्त में 1999 में रहा होगा, 10-20 लाख का कोई प्लॉट रहा होगा। इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े अपराधी वो खुलेआम घूम रहे हैं और यहाँ पर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनकी पत्नी पर, वो खुद आईपीएस अधिकारी हैं और उनके ट्विटर अकाउंट हटा दिए गए। ये लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, शाहजहांपुर के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। एक इस मामले को लेकर के इन्होंने कोई प्लॉट है उसमें कोई फर्जीवाड़ा किया।
अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मान लेते हैं, चलिए भी, क्या इस तरह का व्यवहार, इस तरह का वर्ताव होना चाहिए? और आप जरा सोचिए कि क्या ये सीधा मैसेज है उन तमाम लोगों को कि जो बोलने की बात करते हैं, कहने की बात करते हैं। ये देखिए आप जरा, जबरिया रिटायरमेंट जो है, इनको 23 मार्च 2021 में गृह मंत्रालय ने इनको जबरन रिटायर कर दिया। यानी इस शख्स का पूरा एक तरीके से आप कहें कि इतिहास भरा पड़ा है। फिल्म बन सकती है, लेकिन अगर कोई बनाने वाला हो, लेकिन हाथ कौन डालेगा? कौन आदमी फिल्म बनाएगा? इस बात को कौन आदमी फिल्म बनाएगा, बताइए आप। गृह मंत्री यानी मोदी सरकार वहां पर जो है वो दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जो है वो दिक्कत है, कौन फिल्म बनाएगा? और अखिलेश यादव जिस वक्त में सीएम थे, जिनकी रिकॉर्डिंग ये डाल रहे थे, आज अखिलेश यादव इनके बचाव में है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके खिलाफ कोई पुराना मुद्दा निकालती है और रास्ते में गिरफ्तार कर लेती है, फिर वो चाहे आम आदमी हो या फिर आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी हो। जमीन की लूट जो भाजपाई अयोध्या से लेकर के बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और पूरे देश में सरेआम साक्षात चल रहा है। और वो इस सरकार को इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उनमें उनकी हिस्सेदारी होती है और उनके ही लोग भूमाफिया बन करके ये सारी निंदनीय कार्य कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मुझे लगता है कि आप एक कोई सर्वे करेंगे, देश भर के तमाम पार्टियों के नेताओं के सर्वे कर लीजिए और छोटे नेताओं से लेकर के, छुटभइये नेता से लेकर के और बड़े नेताओं तक आप सर्वे कर लीजिए। नेता बनते ही प्रॉपर्टी डीलर और इधर उधर का काम करते करते ऐसे करके बनते हैं, इधर उधर का वो काम कर रहे थे। इधर की जमीन उधर बेची, उधर की जमीन इधर किया, उधर किया, फिर पैसा आया, फिर उधर से आया, फिर इधर से आया, वो पार्टी फंड में लगाया, कुछ चंदा दिया, फिर टिकट लिया, फिर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीता, फिर उसके बाद पार्षद, विधायक, सांसद, कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। अब राहुल गांधी का एक ऐसा कोई केस नहीं मिला, जय शाह का भी ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा, क्योंकि जय शाह की लड़ाई अमित शाह ने लड़ ली होगी। अमित शाह जय शाह को मतलब लेकर के आ गए, या और बाकी के जैसे पीयूष गोयल है, उनका भी ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके थे। लेकिन जो आदमी सिस्टम में नहीं है, वो ज्यादातर 80% नेताओं का मैं कह सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसा जमीन वमीन इधर उधर कोई ना कोई विवाद रहता ही रहता है। लेकिन जमीन विवाद के अंदर इस तरीके से ऐसे कोई कार्रवाई होना, बताइए इसको क्या कहा जाए। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय हैं जो लगातार इस मामले को कवर करते रहे हैं और लखनऊ के गलियारों की खबर निकाल करके लाते हैं। वो क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए। उन्होंने लिखा है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के अंडर सर्विलेंस थे। उन्होंने तो पुलिस को भी नहीं बताया कि मैं फलानी ट्रेन से दिल्ली के रास्ते में हूं। फिर पुलिस को किसने बताया? पुलिस को गिरफ्तार करना था तो घर आ सकती थी। वे शुभम जायसवाल की तरह दुबई तो नहीं भागे थे, दुबई तो नहीं बैठे थे, ना ही कुछ विशेष बाहुबलियों की तरह दिखाई देते हुए भी अदृश्य थे। आखिरकार रात में 2 बजे शाहजहांपुर में ट्रेन से उतार करके गिरफ्तारी का क्या प्रयोजन था? जो व्यक्ति ना वांछित है ना भगोड़ा है, जो सरकार के सेंटर में बैठ करके सरकार की अनियुक्तता को चुनौती दे रहा है, क्या उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी? क्या जो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है, फिर वो चाहे उनके दौर के अकाउंट भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है या फिर प्रचंड जातिवाद के खिलाफ, क्या वो भी अंडर सर्विलेंस में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ सवाल ये है कि ये ट्रेन में जा रहे थे तो ये ट्रेन में जहां पर पहुंचे ठीक उसी जगह पर पुलिस बल पहुंचते हैं और ट्रेन जहां पे पहुंचती है, ये कौन से डब्बे में सारी बातें पता थी। बताइए आप, वाकई हैरान करने वाली बात कि आप किसी ट्रेन से बैठकर जा रहे हो, चलिए ट्रेन का पता चल जाता है, लेकिन फला ट्रेन में गए तो फला ट्रेन कानपुर पहुंचेगी 2 बजे, पता चल गया। हमने तो ऐप से पता कर लिया, कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन वो किस डिब्बे में बैठे हुए हैं, उनकी कागज वगैरह निकाले गए कि वो रिजर्वेशन
करके गए हैं तो कैसे? फिर इसके बाद में इनकी पत्नी वो फोन करती है, क्योंकि इनकी पत्नी ने कहा कि जब मैंने इनको फोन किया, जब इनको पुलिस ने ट्रेन से उतार करके उन्होंने फोन किया अपनी पत्नी को लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि फोन बस ऑन था, कुछ लोग जो है पुलिस वाले उनको खींच करके ले जा रहे थे, ऐसी आवाजें आ रही थी और उनके बाद में फोन बंद हो गया, फिर पता ही नहीं चला। फिर इनकी पत्नी ने वहां शाहजहांपुर के पीआरओ को, रेलवे पीआरओ को फोन किया कि क्योंकि वो भी आईपीएस अधिकारी रही हैं तो वो जानती है सिस्टम को किस तरीके से काम करना। उन्होंने फोन किया कि क्या आपके यहाँ से कोई स्टेशन से कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई है, जो पहले उन्होंने जो कहा कि ऐसा कुछ नॉलेज में नहीं है, फिर बाद में बहुत सारी बातें हुई। तो आप सोचिए इस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इस तरीके से जो चीज़ें काम कर रही है। खुद धरने पर बैठ जाते थे, जब ये खुद आईपीएस अधिकारी थे, धरने पर बैठ जाते थे तो कोई आदमी जो इस तरीके का, इस रवैये का आदमी रहा हो कि मुख्यमंत्री को अब बताए लाख की बात, जहां पर मैं कह रहा था कि 20 लाख का मान लीजिए कोई प्लॉट रहा होगा, 5-25 लाख में बेच भी दिया होगा। लाख के लिए कोई आदमी अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्या वो मुलायम सिंह यादव से उनसे सीधी आंख डाल करके बात भी कर पाएगा? मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग को वायरल करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी तब जब वो मुख्यमंत्री थे, और वो भी तब जब खुद सरकारी पद पर अभी बैठे हुए हैं। कल को प्रमोशन अटक सकता है, कुछ और हो सकता है, तब जाकर के बहुत सारी बातें होती है। लेकिन सोचिए कि आदमी उस वक्त में भी सरकारों से टकरा रहा था, पद पर रहते हुए भी, और आज पद पर हटने के बाद भी सरकार से टकरा रहा है। और मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है, क्या ये वाकई सही है? क्या इस तरीके से किसी पूर्व अधिकारी के साथ में इस तरह का बर्ताव होना चाहिए? और फिर योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी के आईटी सेल के जो वो कहते हैं कि नहीं, सरकार तो बिना भेदभाव के काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा ना, गोवा में वो दोनों भाग गए और खबर सामने आई कि जिस वक्त में आग लगी उसके 1 घंटे के बाद में उन्होंने टिकट बुक करवाया था। जिन लोगों को पकड़ना होता है वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं मिनटों में, और जो लोग खुलेआम बोल रहे हैं, जो ट्विटर पर हर जगह पर बोल रहे हैं, उनके पीछे कैसे पुलिस लग के उनको पकड़ रही है, ये सब आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बात जरूर बताइए। धन्यवाद।